नमस्कार दोस्तों। आवाज आ रही है? क्लियर है? जी सर, आ रही है सर। ओके, स्क्रीन शेयरिंग भी दिख रहा है? जी सर। ठीक है। तो अगर हम एफपीआई का डेटा अगर देखते हैं तो एफपीआई ने अक्टूबर में 94,000 करोड़ का माल बेचा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आईएनआर इन करोड़ ये डेटा है। लिंक यहाँ पे है एफपीआई एनएसडीएल fpi.nsdl.co.in। उस पे अगर आप जाओगे यहाँ पे करंट कैलेंडर ईयर में, यहाँ पे मंथ वाइज कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर वाला, उसमें यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा मंथ वाइज। अक्टूबर में सेलिंग आया था 94,000 करोड़ का, और नवंबर में अप टू 8 नवंबर करीब करीब 20,000 करोड़ का माल इन्होंने बेचा है। और एक भारी सेलिंग चालू है। जब तक ये सेलिंग नहीं रुकेगी तब तक मार्केट वापस से अप ट्रेंड में आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। बाकी अगर हम देखते हैं जो मैं हरदम ट्रैक करते रहता हूँ, उसमें अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे एक हमने बोला था कि यहाँ से मार्केट एक रिबाउंड करना चाहिए। मार्केट ने रिबाउंड किया, ऊपर आया, वापस से एक ये सेलिंग प्रेशर की वजह से वीकनेस बता रहा है। निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी कंटिन्यूअसली नीचे चल रहा है, बीच बीच में थोड़ा सा डेड कैट बाउंस के हिसाब से बाउंस दे रहा है, वापस नीचे आ रहा है। यहाँ पे अगर हम अभी नंबर ऑफ स्टॉक निफ्टी 500 में अबोव 200 डीएमए का अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे 250 को टच हो गया था। उसके बाद में एक रिबाउंड दिया, वापस से अभी ये हाई गया था 304 नंबर ऑफ स्टॉक अबोव 200 डीएमए। वहां से वापस नीचे आके 277 स्टॉक्स जो है अबोव 200 डीएमए है। मतलब बाकी के जो स्टॉक है वो बिलो 200 डीएमए है। अगर 50 डीएमए की अगर बात करें, 50 डीएमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज, 500 में से सिर्फ 121 स्टॉक्स जो है वो अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं, जो कि एक मार्केट को क्लियरली ये बताता है कि मार्केट अभी भी स्ट्रेंथ में नहीं है। कैश सेगमेंट की अगर बात करें हम, तो कैश सेगमेंट में टोटल नियर अबाउट 4,000 स्टॉक्स हैं। उसमें से एनएससीपी लिस्टेड जो है वो 2,700 के ऊपर है। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो डेटा कुछ अभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ से रिबाउंड आया था, वापस से डाउन ट्रेंड आ गया था, ये वापस से वीकनेस बता रहा है। यहाँ से ऊपर इसको सस्टेन करना चाहिए। निफ्टी 50 के स्टॉक्स अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 50 में से निफ्टी के साथ में निफ्टी 50 में 51 स्टॉक हो जाते हैं इंक्लूडिंग इंडेक्स। तो यहाँ पे 25 अक्टूबर को ये 29 स्टॉक्स जो थे वो 200 डीएमए के ऊपर थे, वहां से एक बाउंस आया, अभी 32 स्टॉक्स है। तो ये भी एक क्लियर इंडिकेशन नहीं बता रहा है कि मार्केट स्ट्रेंथ में आया है। अगर 50 डीएमए की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 4 नवंबर को ये सिर्फ 5 स्टॉक निफ्टी 50 में से जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर थे, बाकी 45 स्टॉक्स नीचे थे, 46 इंक्लूडिंग इंडेक्स। ठीक है, तो ये अभी भी इंडेक्स जो है वो अभी भी वीक ट्रेंड में है। सिर्फ 10 स्टॉक अबव 50 डे मूविंग एवरेज पे के ऊपर है, बाकी सब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी अगर हम देखेंगे तो ये जिगजैग होते जा रहा है।
कोई क्लियर ट्रेंड नहीं दे रहा है यहाँ पे पूरा। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर जुलाई से अगर देखोगे आप, बीच बीच में थोड़ा स्ट्रेंथ में आता है। ये ब्लू लाइन जो है वो एडवांस की है, और पिंक लाइन जो है वो डिक्लाइनिंग की है। तो ये एडवांस डिक्लाइनिंग भी जो है वो एक क्लियर मूव नहीं बता रहा है। ठीक है, बीच में ही यहाँ पे 5 एडवांस थे, यहाँ पे 23 एडवांस हो गए। तो ये ऊपर अगर बढ़ेगा तो फिर बात बनेगी। निफ्टी 500 में अगर देखेंगे तो हम एडवांस में, यानी बढ़ने वाले स्टॉक्स जो फ्राइडे का सेशन क्लोज हुआ था वहां पे 90 थे, और घटने वाले शेयर्स जो है वो 408 थे। 90 प्लस 408 मतलब हो गया 498। 2 स्टॉक्स ऐसे रहेंगे, 2-3 स्टॉक जो हिले डुले नहीं, वहीं के वहीं खड़े थे। कैश का भी एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो कोई एक क्लियर ट्रेंड नहीं बता रहा है। ठीक है, तो अगर परसेंटेज टर्म्स में इनकी हम बात करें कैश सेगमेंट में 55% स्टॉक्स जो है वो अपने बिलो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं, और सिर्फ 44% स्टॉक्स जो है वो अब वो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं। हालांकि 25 अक्टूबर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ये रेशियो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 10% स्टॉक जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर थे, वो बढ़ के यहाँ पे 59% स्टॉक हो गए थे, नियर अबाउट 60%। वो वापस से रिड्यूस होके 44.77% हो गया है। सो क्लियर ट्रेंड अभी भी नहीं मिल रहा है। यहां से अगर मार्केट गिरता है, नोट करो, गिरेगा या नहीं गिरेगा इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, पॉसिबिलिटी इक्वल है। एक थॉट ये भी बोलता है कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जाना चाहिए, दूसरा ये बोलता है कि यहाँ से अगर ये नहीं संभला तो एक भारी मंदी आ सकती है। इजी मनी वाला जो है खेल वो अभी यहाँ पे खत्म होते हुए दिख रहा है। 25 अक्टूबर को अगर हम 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वाले कैश सेगमेंट के शेयर्स देखेंगे तो वो 15.71% थे, वो बढ़ के अभी 32.56% है। ये बढ़ा था 37-38% तक, पर वापस 38% से फ्राइडे को वापस से जो सेल ऑफ आया उसमें काफी कुछ नीचे आ चुके हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे 50-50% का रेशियो था, वो अभी बढ़ के 60-40 का हो गया है। अब वो 200 मूविंग एवरेज कैश सेगमेंट में 60% है, बिलो 200 मूविंग एवरेज 39% है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि हम अभी डाइसी सिचुएशन में है, क्लियरली कहीं पे भी ट्रेंड नहीं है। निफ्टी 50 की अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी 50 में 25 अक्टूबर को निफ्टी 50 में पहले रिएक्ट होता है। 24 अक्टूबर को अबो 20 डे मूविंग एवरेज सिर्फ 7.84% थे, और 92% जो है वो मतलब 8% अबो 20 डे मूविंग एवरेज शेयर्स थे, स्टॉक्स थे, और 92% स्टॉक्स जो है वो बिलो 20 डे मूविंग एवरेज थे।
और 50 डे की अगर हम बात करें, 50 डे मूविंग एवरेज में अराउंड 16% अबव 50 डे मूविंग एवरेज थे और 84% बिलो 50 डे मूविंग एवरेज थे। 200 डे मूविंग एवरेज अभी भी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा था, पर यहां से ऐसे क्या हो गया, यूएस इलेक्शन वगैरह हो गया, यहाँ पे ये रेशियो बढ़ा, वापस से धीरे धीरे ये रेशियो कम होने लग गया अब 200 डे मूविंग एवरेज वाला। तो यहाँ पे हमको डरना नहीं है, मगर सावधान रहना है, सतर्क रहना है, मार्केट के हिसाब से हमको चलना है। एक कोई भी व्यू बना के उसके साथ में अड़ के नहीं बैठना है, ये चीज आप ध्यान में रखो। नेक्स्ट और अगर हम देखेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक हम बात नहीं करेंगे ज्यादा, अगर ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो क्या चीज ट्रेंड में चल रही है। वीकली की अगर हम बात करें, निफ्टी हेल्थ केयर ये भी अभी नेगेटिव ट्रेंड में आ चुका है। निफ्टी फार्मा ये भी नेगेटिव ट्रेंड में आ रहा है। परसेंटेज वाइज देखोगे तो आप वैसे इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, पर ये यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको मैं वीकली चार्ट कर लेता हूँ। ट्वेंटी डे मूविंग एवरेज अभी भी ये निफ्टी फार्मा होल्ड कर रहा है। 20 वीकली मूविंग एवरेज को अगर ये 40 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे निकल जाता है तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। हेल्थ केयर अगर सेगमेंट अगर देखेंगे, यहाँ पे भी ये होल्ड कर रहा है। आईटी सेक्टर अगर देखोगे, आईटी सेक्टर में एक रिबाउंड आने के चांसेस बहुत है। अगर यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसने यहाँ पे हाँ क्या नहीं। बनाया है, यहाँ पे एक ये कप बनाया, हैंडल बनाया, हैंडल का ब्रेकआउट दिया, कप के लेवल तक आया, ब्रेकआउट रिटेस्ट किया, वापस ऊपर गया, वापस अभी ब्रेकआउट रिटेस्ट के कगार पे है। सो ऐसे जब डाइसी मार्केट जब होता है उस समय ब्रेकआउट के बजाय ब्रेकआउट रिटेस्ट जो होता है उसको कैच करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे एक क्लियरली हमको दिख रहा है, ब्रेकआउट के बाद में एक बार रिटेस्ट हो गया, सेकंड टाइम ये रिटेस्ट, ये यहाँ से अभी वापस से ये धीरे 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 ऊपर जाए, स्ट्रेट वे ऊपर अभी कुछ नहीं जाएगा। एक जो टाइम वाइज करेक्शन चाहिए था वो अभी भी ड्यू है। टाइम वाइज करेक्शन में लोग स्टॉक को संभालते संभालते थक जाते हैं। जितने भी कोविड पीरियड के ट्रेडर्स थे जिन्होंने पहले भर भर के पैसा बनाया है, उनके लिए अभी ये फेज जो है वो थोड़ा मुश्किल होएगा। बैंक निफ्टी अगर हम देखते हैं वीकली इस पे, तो ये थोड़ा सा अभी यहाँ पे 20 वीक मूविंग एवरेज को होल्ड नहीं कर रहा है प्रॉपरली। कई बार उसके नीचे जा रहा है, वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, नीचे जा रहा है। अगर ये 40 वीक मूविंग एवरेज के नीचे अगर चले जाता है तो वहां से एक हम मान सकते हैं कि डाउन ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, सो डेली बेसिस पे अगर देखेंगे तो पीएसयू बैंक यहाँ पे इन्होंने अपना स्ट्रेंथ खो दिया था, ये वापस अभी यहाँ पे स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। थोड़ा सा और वेट करना है। घाई गड़बड़ जल्दबाजी में
हमको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। ये एक इसका अच्छा सपोर्ट था, ठीक है। ये सपोर्ट के ऊपर वो बार बार जा रहा था, उसको तोड़ के यहाँ पे ये अभी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया है। वो रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर अगर टिके और 40 वीक मूविंग एवरेज जो है इसका 7050, उसके ऊपर अगर ये पीएसयू बैंक का इंडेक्स अगर टिकता है तो फिर यहाँ पे एंट्री की सोचनी है। पहले उसको अपना स्ट्रेंथ बताने दो। अभी कहाँ पे है ये? $6,845 पे है और 40 वीक मूविंग एवरेज इसका है 7050 और 30 वीक मूविंग एवरेज है 7041। दोनों एकदम आसपास में है। 30 वीक ने 40 वीक को क्रॉस डाउन कर लिया है, अभी उसको क्रॉस ओवर करने दो। क्रॉस डाउन मतलब ये सपोज 40 वीक वाला है, और ये अगर 30 वीक वाला है तो 30 वीक वाले ने ऊपर के साइड से नीचे इसको क्रॉस किया है, वो क्रॉस डाउन हो गया। वापस इसको क्रॉस ओवर करने दो। क्रॉस ओवर करने के बाद में इसमें स्ट्रेंथ आएगी। तब तक थोड़ा शांति बनाए रखो। स्टॉक स्पेसिफिक मूव जहां पे भी मिल रहे हैं वहां पे एक छोटा स्टॉप लॉस 1:1, 1:2, 1:3 के स्टॉप लॉस से भी अगर आप काम करोगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से 1:2 और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अगर अभी हाल फिलहाल अभी के मार्केट कंडीशन में आपको मिलता है तो वो बहुत बढ़िया है। छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ में अभी काम करना जरूरी है। पहले के जैसे एक जो बड़े मूव मिल रहे थे हमको, वन साइड मार्केट जो चल रहा था वो नहीं चलेगा। जब मार्केट वन साइड चलता है, करेक्शन दिया, वापस से चला, वापस से, ये कम टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा हाइप हो चुका है। उसको अभी थोड़ा ठंडा होना पड़ेगा। ठंडा होना पड़ेगा मतलब वो कंसोलिडेशन में जाएगा। कंसोलिडेशन में जाना जरूरी है। कंसोलिडेशन होके वापस जब वो ऊपर उठेगा वहां पे फिर हमारा बड़ा पैसा बनेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक कंसोलिडेशन जोन था। ये पीरियड कब का था? ये 2017-18 से अक्टूबर 17 से यहाँ पे एक ये जो हाई बना था, ये हाई इसको तोड़ने के लिए अक्टूबर 17 का जो हाई बना था उसको तोड़ने के लिए इसको फिर बाद में कोविड वगैरह सब आ गया। कोविड के बाद में यहाँ से तो एक अच्छी रैली मिली, पर पैसा बहुत फास्ट यहाँ से यहाँ तक बना था और उसके बाद में इधर नहीं बना जाता। यहाँ पे एक वेटिंग पीरियड में सबको उसने मार दिया। उसके बाद में यहाँ से आके एकदम फास्ट पैसा बना हुआ है। ये पीरियड मिड ऑफ 23 का था। मिड ऑफ 23 से जनवरी 24 मार्च 24 तक अच्छा खासा पैसा बना। अभी सब बोल रहे हैं कि इतना पैसा अच्छा बना था, अभी क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में ये जा रहा है। यहाँ से अभी एक चांसेस है, एक थीन चांसेस ये बता रहा है कि यहाँ से ये वापस से ऊपर जाना चाहिए। जाएगा इसकी गारंटी है क्या? कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे सब गेम जो है स्टॉक मार्केट में वो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है। गारंटेड कुछ नहीं होता है। आज मैं अगर बोलूं कि मैं बुलिश हूं, कल को अगर प्राइस नीचे जाने लग गया तो मैं स्टॉप लॉस लेके भाग भी जाऊंगा उसमें से। हमारे प्रीमियम ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं उनको पता है कि मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ। किसी में बुलिश व्यू भी है, मगर अगर वो नीचे जा रहा है तो उसको हम छोड़ के भाग जाते हैं। स्टॉक भले ही अच्छा हो, कुछ भी हो, मगर अगर उसमें
हमको कुछ मोमेंट नहीं दिख रहा है तो हम उसको छोड़ के भाग जाएंगे। ये निफ्टी आईटी डेली चार्ट है इंडेक्स का। यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये डाउन के बाद में इसने एक यहाँ पे 6 जुलाई को ट्रम्प का जो इलेक्शन जीता वहां पे एक अच्छा रिबाउंड दिया, नीचे से ऊपर एक फास्ट मूव दिया और वहां पे अभी थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये सेक्टर पे आपको ध्यान रखना है। ये एक जोन है, जो जोन में ये अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट होके, मार्क माय वर्ड, थोड़ा कंसोलिडेट होके फिर अगर ऊपर निकलता है तो वो हेल्दी रहेगा। सिर्फ वन साइड अगर मूव अगर आई तो वो मार्केट के लिए हेल्दी नहीं रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन होना जरूरी है। कंसोलिडेशन होके फिर धीरे 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 अगर ऊपर निकले तो वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो अभी तक के डिस्कशन में किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को अगर कुछ पूछना है तो वो हैंड रेज करो, मैं उनको अलाउ टू स्पीक कर दूंगा। चलो मैक्सिमम लोगों को अलाउ टू स्पीक कर दिया है, जितने मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो नेक्स्ट लेवल की अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर कोई स्टॉक कोई सेक्टर ट्रेंड में भी हो और मोमेंटम में भी हो, जैसे पीएसयू बैंक ट्रेंड में भी आ गया है, मोमेंटम में भी आ गया है, डेली बेसिस पे थोड़ा सा और वेट करना है, वीकली बेसिस पे ये ट्रेंड और मोमेंटम में आता है तो फिर बात बनेगी। आईटी सेक्टर एक बार का मोमेंटम में आ गया था। हेलो सर। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ, गोविंद बोल रहा हूँ सर। हाँ गोविंद बोलो। सर ये अभी जो बोल रहे हैं कि डाउन ट्रेंड में ही प्रेशर बना रह सकता है, एफ आई की जो सेलिंग चल रही है ना उसकी वजह से। हम्म। तो अगर ये म्यूचुअल फंड का अपना अगर सर 20,000 करोड़ मंथली SIP चल रहा है ना, तो अगर कंटिन्यू कर मतलब कंटिन्यू चलेगा तो क्या सर फिर भी FI दबा सकता है मार्केट को? ये मतलब मोटा मोटा एक जानकारी चाहिए थी। अभी देखो आप डीआईआई का बाइंग देखो। हाँ देख रहे सर। हाँ डीआईआई का बाइंग कितना है? तकरीबन सर इनका उन्होंने कितना 90,000 के आसपास बेचा है ना सर पिछले मंथ में। हम्म, ऐसा यहाँ ही है ना पे सर? हाँ हम्म, 94,000 तो का उन्होंने बेचा था। फिर अभी 94,000। भी ये कैश मार्केट में एफआई जो बेचते जा रहा है, हाँ और डीआईआई बाइंग अभी डीआईआई का थोड़ा कम हुआ है। वो जितना बेच रहा है उतना अगर डीआईआई ऑब्जर्व करता है तो सर। एक बात अलग है। अच्छा। हरदम हो रहा है क्या वैसे? हर डेट पे हाँ नहीं नहीं, हो रहा है। हर यहाँ पे डेट पे नहीं हुआ हो रहा। था, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बाइंग किया था। अच्छा। पर अगर देखा जाए हम्म, तो डीआईआई का बाइंग एफआई के सेलिंग से कम है। अच्छा। अगर मार्केट गिरने लगा और सर। अगर फियर फैक्टर अगर पैदा हुआ जनरल पब्लिक में, ओके। अगर सपोज एफआईआई कंटिन्यूसली अगर एफआईआई सेल करता है, डीआईआई जो है वो बाय कर रहा है पर एट लोअर रेट, तो मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा या नीचे नीचे आएगा? नीचे नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और जब नीचे नीचे आएगा मार्केट तो धीरे धीरे जो पब्लिक कंटिन्यू पैसा यानी वन टाइम वगैरह जो लगा रहा है उनका हाँ। बिलीफ कहीं ना कहीं शेकआउट होगा और वो फिर विड्रॉवल के लिए जाएंगे।
वो सही। अगर विड्रॉ करेंगे पैसा तो वहां पे हाँ। एक शार्प फॉल आएगा। अच्छा। गारंटी है कि इसकी कुछ भी नहीं है। पर एक कुछ भी। ये इस चीज को भी हमको भूल के नहीं चलना है अगर हम डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो। जो अच्छा। एसआईपी कर रहे हैं उनकी एसआईपी हाँ। चलती रहेगी। अच्छा। वो 1-2 दिन का रिटर्न या 1 महीने का 2 महीने का रिटर्न देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे। नहीं नहीं, वो तो 5 साल 10 साल। वो 5 साल 10 साल के लिए एसआईपी कर रहे हैं। अच्छा। 5 साल ऐसा। देखो, मदर ऑफ बुल रैली अभी भी पेंडिंग है। अच्छा। मदर ऑफ बुल रैली पेंडिंग है, मगर उसके पहले हो सकता है कि एक झटका भी आ जाए। अच्छा ठीक सर, है। वो फिगर पता हो सकता है क्या, जैसे एफआई का कितना अपने इंडिया में मतलब पैसा लगा हुआ है उसका, वो फिगर? एफआई का कितना पैसा इंडिया में लगा हुआ है यहाँ पे? तो हाँ। ये एफपीआई इन्वेस्टमेंट वाला जो डेटा है, यहाँ पे जो फोर्टनाइटली डेटा जो है, हम्म, अच्छा। हाँ। कहाँ गया? फोर्टनाइटली सेक्टर वाइज एफपीआई इन्वेस्टमेंट डेटा दिख रहा है ये स्क्रीन? देख रहा सर। मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे जो ये फोर्टनाइटली सेक्टर वाइज एफपीआई इन्वेस्टमेंट डेटा जो है, हम्म, इस पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे अभी तक 31 अक्टूबर का डेटा पब्लिश हो चुका है। इसमें अगर एकदम लास्ट में अगर आप जाओगे, लास्ट में जाके ये यूएसडी मिलियन, यहाँ पे आईएनआर इन करोड़, अच्छा। ये आईएनआर इन करोड़ में यहाँ पे इक्विटी का डेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 71,000, सॉरी 71,08,240 करोड़। अच्छा। हम्म, ये हाँ। 71 लाख करोड़ का डेटा अपने अच्छा। ये है अभी। यही अच्छा। अगर हम 1 महीने पहले का डेटा अगर हम देखेंगे, हाँ। सितंबर एंड का यही डेटा हम देखेंगे, सितंबर एंड में कितना इन्वेस्टमेंट था। नियर अबाउट 78 लाख करोड़ का था। 78 लाख करोड़ से अभी ये हो गया है 71। 71 लाख करोड़। ठीक है। ये इसमें रेट भी इम्पैक्ट करेगा, एक्सचेंज रेट भी इम्पैक्ट करेगा, सब चीजें हैं। डायरेक्टली अगर आप बोलोगे कि ये 1 महीने पहले 78 लाख था तो अभी 71 लाख अगर हो गया है तो आपका 7 लाख का आना चाहिए, मगर आप इसमें जो बता रहे हो इसमें तो 1 लाख का ही बता रहे हो। हम्म, यहाँ पे जो कैलेंडर ईयर वाइज डेटा जो है उसमें यहाँ पे खाली 1 लाख का ही बता रहे हो, 94,000, और ये 20,000, वो मैच नहीं होगा। अच्छा। हम्म, ठीक है क्योंकि वो उसमें एक्सचेंज रेट भी काफी इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पे और सर। ये दिया हुआ हाँ। होता है वो कौन सा एक्सचेंज रेट यूज कर रहे हैं क्या नहीं, यहाँ पे ये अच्छा। दिया हुआ होता है उसके लिए। और कोविड पीरियड में इन्होंने सर इतना नहीं बेचा था क्या, जब 40% मार्केट नीचे था तब? कोविड पीरियड में 2020 का अगर आप डेटा देखोगे, हम्म। 2020 में यहाँ पे मार्च में 62,000 करोड़ का माल बेचा था, अप्रैल में 7,000 करोड़ का बेचा था, मगर बाद में अगर आप देखोगे तो इन्होंने हम्म। बाइंग स्टार्ट कर दी थी। नवंबर में वापस से 60,000 करोड़ का बाइंग किया, दिसंबर में 62,000 करोड़ का बाइंग किया, अगस्त में 47 करोड़ का बाइंग किया, इधर 7 करोड़ का सेल किया। कोविड पीरियड में नेट बाय थे, अच्छा। बराबर है, हाँ 2020 में वन बट लैख सर नहीं। सेवेंटी थाउजेंड नेट बाइंग था।
और अभी जो है हम्म, 2024 में अभी पूरे साल भर में नेट सेल हुआ है। अच्छा। ठीक है। नहीं सर, मुझे कहना ये था कि मतलब कोविड पीरियड में जब मार्केट 40% डाउन था टॉप से, तब हम्म। भी 60,000 करोड़ ही बेचा था, तब जाके उतना मार्केट नीचे गया था। बराबर है। और अभी 1 लाख करोड़ बेचा तभी उतना नहीं जा पा रहा। हाँ, नहीं जा पा रहा है हाँ। क्योंकि उस समय का एसआईपी और आज के एसआईपी में फर्क है। हाँ, बहुत बढ़ गया सर उस समय कैसे भी और इसमें हाँ, ना। हम्म, पर उस समय अगर आप देखोगे तो उस समय से अभी कोई भी अगर निफ्टी का भी इंडेक्स अगर उठा के देखोगे आप, हाँ। निफ्टी कहाँ आ गया था? 6,500 7,000 के आसपास था कुछ। हम्म? निफ्टी साढ़े का जो छः लो था वो हाँ, 7,500 का था। 7,500। वहां से निफ्टी अभी कितना बढ़ चुका है? ट्रिपल हो चुका है। ट्रिपल हो गया। 6 3 7 नहीं, 3 गुना से भी ऊपर। 4 7 28 हम्म, के नीचे। 3 3.5 गुना। तो अभी वैल्यूएशन कंफर्टेबल है क्या? नहीं है, यही नहीं है। दिक्कत है। हम्म। सर लार्ज कैप पे कंपेयर। कोई भी स्टॉक अगर आप उठा के देखोगे, जो भी हाँ। अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छा। स्क्रीनर डॉट इन पे आप अगर रिजल्ट्स देखोगे, हम्म, तो यहाँ पे देखो आप, किसी भी इसमें जिसका भी रिजल्ट थोड़ा अच्छा आ रहा है उसका पी यहाँ पे देखो आप, या जो भी फ्रंट रनर है, आपको 40-50 के नीचे का पी मिलेगा ही नहीं। सही है। ये यहाँ पे स्क्रीनर पे आप अगर देखोगे, एक जस्ट एक क्यूरी बना लो, हम्म, हम्म, प्राइस टू अर्निंग ग्रेटर देन 100, ये करके क्यूरी रन करके देखो, आपके पास में टोटल 535 स्टॉक्स आ जाएंगे जिनका पी जो है, प्राइस टू अर्निंग, वो 100 से ज्यादा का है। अच्छा। तो मार्केट का वैल्यूएशन अभी कंफर्टेबल है क्या? नहीं है। नहीं। हम्म? अच्छा। करंट प्राइस ग्रेटर देन 1 अगर मैं लेता हूं तो इसमें आ जाते हैं आपके 4,744 शेयर्स, जो ₹1 के ऊपर है। 4,744 में पहले वाला फिगर कितना था? 4,744, ये हमारा ये फिगर आ गया। और पी ग्रेटर देन 100, 80 के ऊपर का पी कभी भी ये नहीं होना चाहिए। पी ग्रेटर देन 100 528 है। 528 डिवाइडेड बाय 4,744, मतलब आपका 11% स्टॉक ऐसे है जो 100 पी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हम्म, इसको मैं अभी कर देता हूँ पी लेस देन 100 एंड पीई ग्रेटर देन 70। 307 शेयर ऐसे हैं जो 70 to 100 पी के रेंज में
P लेस देन 70 और P ग्रेटर देन 50 अगर हम कर दें 400 शेयर्स। हेल्दी मार्केट अगर जब होता है उस समय 40 का P बहुत हो जाता है। अच्छा, तो 20 और 40 के रेंज में कितने स्टॉक का P है? 1193 1193 डिवाइडेड बाय 4744, तो सिर्फ 25% स्टॉक्स ऐसे हैं जो एक अपने रीजनेबल वैल्यूएशन के रेंज में है। अच्छा, तो उस हिसाब से मार्केट को आपको देखना पड़ेगा। वैल्यूएशन अभी बहुत हाइप हो चुके हैं। अगर हम देखेंगे वैल्यूएशन P ग्रेटर देन 150 वाले कुछ शेयर्स 338 शेयर्स हैं जिनका P मोर देन 150 है। और अगर उसमें भी मैं अगर P पे इसको सॉर्ट करूं, ये कोई शेयर है जिसका P 13,993, इसका P 7,000, यानी आप उतना फ्यूचर पीरियड का अर्निंग उसको अभी दे रहे हो। इसका 1 रुपए के अर्निंग के लिए आप 7,000 रुपये उसको दे रहे हो। वैसा ही हो जाता है इसका इंटरप्रिटेशन, प्राइस टू अर्निंग। सो ये जो भी महंगे पी वाले वगैरह जो भी शेयर्स अगर है वो आपके पीएफ में नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल स्कैन में आते हैं तो उनको ट्रेडिंग के हिसाब से आप ले सकते हो। और सर ये 3 इंडेक्स जो है अपने मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप, इसमें अभी कौन सा मतलब मिड कैप स्मॉल कैप क्या सस्ते पी पे आ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं उसका मुझे लिंक ढूंढना पड़ेगा। लिंक का अच्छा, मैंने सेव करके रखा हुआ है। ठीक ठीक, ओके सर, थैंक यू। बैंक निफ्टी का भी पी जो है वो 14.2 का है। तो ये सस्ता है ना सर? नहीं, सबसे सस्ता है मगर में निफ्टी का पी अभी 22.3 का हो चुका है जो 24-25 के ऊपर चले गया था। अच्छा, ये सर कितना बोले? निफ्टी का पी कितना है अभी? 22। सर हिस्टोरिकली बैंक निफ्टी का पी कितना रहता है? नाउ करंटली इट इज एट 14.5। जैसे निफ्टी का अभी पी जो है 22.3 है। इसका अगर हम पी का चार्ट अगर देखेंगे, बैंक का हाई, बैंक निफ्टी का सर हाई एंड लो देख लीजिए, वो भी ठीक रहेगा। तो ये अगर हम 10 साल का निफ्टी का देखेंगे तो यहाँ पे कोविड पीरियड के बाद में ये नियर अबाउट 40 पहुंच गया था, 40-41 निफ्टी का पी। निफ्टी का हाँ, तो अभी तो सर सस्ता है फिर काफी।
20 10 से साल का जो मीडियन पी जो है वो 23.5 है, तो अभी वो रीजनेबल लेवल पे निफ्टी का आया है। हाँ। ठीक है। अच्छा। निफ्टी और बैंक बैंक का हाँ। निफ्टी बैंक का पी यहाँ पे सितंबर 19 में नियर अबाउट 70 चले गया था। But that was तो when the बैंक banks निफ्टी were का अभी पी जो है वो 14.5 है। अभी कैसा है, इसमें कंपोनेंट्स चेंज होते रहते हैं, एक आया correct. एक गया, तो उस वजह से ये ऐसे होते हैं। Okay. फिर भी नहीं, इसमें काफी सस्ता है। सर एक और रीजन भी है ना, बिकॉज सितंबर में तो इनकी अर्निंग्स वाज आल्सो टेकिंग इट बिकॉज ऑफ हायर प्रोविजनिंग. नाउ इट इज बराबर। लाइक वो दोनों पीरियड कंपैरेटिव नहीं होगा फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, बट नॉर्मेटिव करके देखेंगे तो ठीक है. ओके, 14 दिख रहा है इसका. निफ्टी मिड कैप We'll have 50 to का see. अगर हम देखेंगे तो उसका पी अभी 10 साल का पी अगर हम देखेंगे तो उसका एवरेज पी से ऊपर पी है। अभी एवरेज उसका 29.9 था और अभी 49.3 पे अच्छा, मिड कैप। मिड कैप। स्मॉल कैप वो भी वैसे होंगे शायद। स्मॉल कैप टॉप 50 का अगर हम देखेंगे, स्मॉल कैप 50 उसका एवरेज 10 साल का पी जो है 25.2 का है और उसका पी अभी 31.9 का है। और स्मॉल कैप में एक ये दिक्कत आ जाती है, स्मॉल कैप के कौन से कंपनीज आप पकड़ोगे, वो कंपनीज इमिडिएटली परफॉर्म करेगी क्या, उस पे एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। उसमें से एक आधा एकदम फास्ट भाग जाता है और 4-5 जो है एकदम स्लो चलते हैं। सही। तो वहां पे फंडामेंटल्स देख के आपको काम करना पड़ेगा। या तो सर टेंशन फ्री इसके इंडेक्स में म्यूचुअल फंड कर सकते हैं क्या, एसआईपी इनके, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप? म्यूचुअल फंड में ट्रैक नहीं करता। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके सर। इधर ईटीएफ थ्रू या ऐसे आप, पर उसमें कैसा है, एसआईपी करो तो हाँ जब भी वो डीप दे हाँ, तब मारना है। वहां पे आपको एसआईपी की अमाउंट ज्यादा करनी है। अच्छा, बाकी आपका नॉर्मल मंथली एसआईपी जो है वो चलने देना है। चलो देना है, अच्छा। हम्म। अभी निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स अगर आप देखोगे इसमें, सॉरी स्मॉल कैप 50 के, इसमें अगर हम पी पे अगर उसका पी देखते हैं तो पिरामल फार्मा 645 का पी, लॉरस लैब 206 का पी, एबी रियल एस्टेट 199 का पी, रेडिको खेतान 108 का पी। ये जो टॉप 15 जो है वो अबो 50 के पी पे चल रहे हैं, जो उसके एवरेज पी को बिगाड़ देते हैं ना। सीडीएसएल टेक्निकली बहुत अच्छा है, हाँ, पी 62 का है। अच्छा। वैल्यूएशन वाइज आप बोलोगे तो मैं उसको ये नहीं करूंगा, पर हाँ टेक्निकली अच्छा दिख रहा है, बाकी फंडामेंटल्स अच्छे हैं। इसके फंडामेंटल आंसर, ये सेक्टर वो आगे अच्छा चल सकता है ना, फाइनेंशियलाइजेशन।
पॉसिबिलिटी है। हाँ हम्म? हाँ पर ये अभी लेके बैठने जैसा है क्या? नहीं है। वैल्यूएशन कंफर्ट आपको है क्या इसका? ईवी बाय अच्छा एबिटा अगर आप देखोगे, हाँ ये एक स्टडी पर्पस से है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो ध्यान में रखना। ईवी अच्छा बाय एबिटा 44 का है। पी, इंडस्ट्री पी और वो सेम है। अच्छा आरओसी, आरओई बहुत अच्छे हैं। डिप्ट फ्री कंपनी है। और मार्केट कैप टू सेल्स 32 का मल्टीपल हजम नहीं होता। अच्छा स्टॉक का ग्राहम नंबर जो एक इनडायरेक्टली उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बताता है वो 205 का है। अच्छा स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1597 पे, नियर अबाउट 8 टाइम्स ग्राहम नंबर के ऊपर चल रहा है, वो 8 टाइम्स चल रहा है। पिग रेशियो 2 से ऊपर है, 1 का आइडियल माना जाता है, 1 से नीचे है। फिर मतलब इसका सर प्राइस ऐसे 1000 के आसपास होना चाहिए, 800 1000 एक नंबर के हिसाब से। फॉरवर्ड पी देखना पड़ेगा उसका कितना है, वो बेसिस पे उसका प्राइस डिटरमाइन होगा। इसका रिजल्ट अभी आ चुका है क्या? क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है। अच्छा तो भाई। ईपीएस अगर हम देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस जो है वो इसका 20% से इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर ईपीएस 48% से इंक्रीज हुआ है। तो उस वजह से प्राइस बढ़ रहा है। वही अगर हम एफ आई आई डी आई अगर देखेंगे तो वो कम हो रहा है। एफ आई आई डी आई उनका अच्छा होल्डिंग 3.58% से कम हो गया है। 3 साल का ईपीएस ग्रोथ देखेंगे हम तो वो 27% का है, जो अच्छा है। क्वार्टरली प्रॉफिट वैरिएंस जो है वो 48% का है। ये आगे भी टिकना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका अच्छा है, 61% का है। हम्म। तो रिटर्न ऑन एसेट सर ये सब अच्छा कुछ है। अच्छा है, लंबे टाइम थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं सर इनको गिरावट पे। मैं यहाँ पे है ना पब्लिक फोरम में कोई भी स्टॉक के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है ठीक है सर। गोविंद? हाँ हाँ सर समझ गया। समझ गए? सर सर तो ऑलरेडी आपको इधर एक लेवल पे दिया हुआ है प्रीमियम ग्रुप में, वहां पे अच्छा रिकमेंडेशन किया हुआ है, वो हिसाब से उसको चलो। अच्छा टाइम पे प्रॉफिट भी बुक करना। अच्छा प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करना है वो भी दिया हुआ है, स्टॉप लॉस सर भी दिया हुआ है। ठीक है सर। देखो आजकल अभी सेबी के रूल्स काफी कड़क हो रहे हैं, बहुत लोगों के आप देखते होंगे इसके इतने वीडियो ब्लॉक हो गए, उतने यूट्यूब पे वीडियो ब्लॉक हो गए। सब वो स्टॉक स्पेसिफिक अपना हाइप जो बना रहे थे ना, हम्म। उस वजह से। और बड़े बड़े पेनाल्टीज भी लग रहे हैं कुछ कुछ को। तो हम स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, हम एक जनरल मार्केट ट्रेंड की बात कर रहे हैं। सर बहुत से अच्छे अच्छे स्टॉक मिलेंगे आपको, उनको लो। कुछ लॉन्ग टर्म के रहेंगे तो उसमें एसआईपी करो। सर इमिडिएटली लेके मत बैठ जाना, क्योंकि आपके पास में पैसा भी कैश भी होना चाहिए एसआईपी वाले स्टॉक में और इन्वेस्ट करने के लिए। सर और कुछ स्टॉक खाली जो प्राइस मोमेंट के ऊपर आप ले रहे हो, उनमें एक आपको रिजनेबल प्रॉफिट जो है आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वो बुक करके आपको निकल पैसा घर जाना पे भी लेके आना है। सही। हम्म। ठीक। अगर हम अभी देखेंगे हमारे टोटल रिजल्ट्स जो डिक्लेयर हो चुके हैं अभी तक के, 1800 कंपनीज के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, बराबर है। और ये 1800 कंपनीज के अंदर से
अगर मैं इसमें ये लगा देता हूँ ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर का इंक्रीज जो है 25% हो, या ईपीएस ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली इंक्रीज 25% का हो, एंड नॉट एसएमई, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 3 years का मोर देन 25%, एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 years का मोर देन 25, current OPM operating profit margin greater than 20%। ये करके देखता हूं तो कितना हमारा 36 स्टॉक आ रहे हैं। उसमें भी अभी के रिजल्ट जितने डिक्लेयर हो चुके, हाँ वो देखे तो हम अभी सिर्फ 36 स्टॉक्स वैसे आ रहे हैं जो हमको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। उसमें अगर आप सेल्स ग्रोथ वगैरह भी ऐड कर दोगे तो लिस्ट और कम हो जाएगी। सेल्स ग्रोथ 3 years का मोर देन 15%, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 years का वो भी अगर मोर देन 15% का अगर आप लोगे तो ये लिस्ट और छोटी हो जाएगी। 23 स्टॉक्स आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको कुछ स्टॉक्स भी लॉन्ग टर्म के लिए जो ढूंढना है तो वो देख सकते हो। साथ में वैल्यूएशन मैट्रिक्स का भी ध्यान रखो। जहां पे बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हो चुका है, जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन हो चुका है, वहां पे करेक्शन के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। ठीक है। विक्स एक रेंज में चल रहा है, बीच में स्पाइक देता है, फिर ठंडा होता है। तो ये जब वोलेटिलिटी ऐसे बढ़ती है तो वो एक बॉटम फॉर्मेशन के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। ये अगर आप इसको इधर देखोगे, ये कहाँ तक आ गया, 22 अक्टूबर 21। यहाँ पे विक्स देखो कितने लंबे लंबे हो रहे थे। उसके बाद में एक स्टेबिलिटी आई और फिर मार्केट ऊपर गया था। यहाँ पे भी विक्स लंबे लंबे बने, फिर कूल डाउन हुआ और फिर बाद में मार्केट ऊपर गया था। अभी विक्स एकदम हाइप पे गया था, इधर मार्केट ने जंप दिया हमको, फिर अभी कूल डाउन हो रहा है विक्स, मार्केट भी कूल डाउन हो रहा है। निफ्टी 50 24,480, 24,500, उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है निफ्टी 50 तो एक हमको अच्छी रैली आगे देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल इसने अपने बजट डे लो को तोड़ दिया है, वापस से अभी बजट डे लो को तोड़ के यहाँ पे उसके ऊपर गया, पर ये 24,500 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। ठीक है। ये 24,500 का रिलीवेंस इधर पीछे से भी आता है, तो 24,500 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। और अगर नहीं सस्टेन होता है तो यहाँ पे ये कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुकिश पैटर्न बना लेगा हेड एंड शोल्डर का, और वो अगर सस्टेन हो गया नीचे के साइड में 24,000 तोड़ के नीचे अगर वो सस्टेन हो गया तो फिर आपको हेड एंड शोल्डर के टारगेट नीचे के साइड में आने चाहिए। तो फिर वो अगर वैसे अगर मार्केट जाता है
तो फिर आप जिस स्टॉक में आप एसआईपी कर रहे हो उसको होल्ड कर पाओगे क्या, अगर ये पॉसिबिलिटी बनी तो। और अगर मार्केट नीचे जाता रहा तो जो मंथली एसआईपी कर रहे हैं जिनके पास में अच्छा फंड्स है वो तो ठीक है, जो नए प्लेयर्स हैं जो मार्केट में आए, अरे अच्छा पैसा मिल रहा है डालो, वो भाग जाएंगे, उनका भरोसा टूट जाएगा। जस्ट आप खाली इलेक्शन डे लो तक भी अगर मार्केट आ गया ना, लोगों की हवा टाइट हो जाएगी। सो एक कूल डाउन आके वापस जब ऊपर जाने लगेगा उस समय सब कुछ सही होगा, वैल्यूएशन भी सही होने चाहिए। बहुत ज्यादा हाइप है वैल्यूएशन की, उसके अंदर में एसआईपी करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी आप सब अच्छे जानकार हो, मार्केट की जानकारी रखते हो, अपने हिसाब से फैसला लेना। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी भी देखोगे तो एक कूल डाउन की तैयारी में, मेक और ब्रेक लेवल हम बोल सकते हैं, उसके पास में है ये 51,500 और 52,000। वो एक रेंज में 52,500 से 51,500 के रेंज में, और यहाँ पे कभी कभी ये 51 भी टच कर दे रहा है। यहाँ पे ये एक दिन में देखो आप कितना मुंह दिया। लो था 50,865, हाई गया 52,289। कितना हो गया हाई और लो में डिफरेंस, करीब करीब 2300-2400 पॉइंट का हाई लो में डिफरेंस हो गया ना। 2300 नहीं, 1300-1400 पॉइंट का। 1,500। हाँ, 14 से 3% के आसपास का हो गया। हाँ, तो फिर ऐसे इसमें क्या आप जैसे भी करोगे और क्या ये करोगे। अगर वो नीचे के साइड में ब्रेक हो गया तो बिलीफ चेकआउट हो जाएगा, और जब बिलीफ चेकआउट होता है ना उस समय फिर बियर जो झपटा मारता है ना, आप बिलीव नहीं करोगे। अगर एग्जांपल देखना है तो यहाँ पे आप निफ्टी में यहाँ पे हम आ गए जनवरी में, जनवरी 2008। यहाँ से क्या हुआ था, 6,400 का इंडेक्स आपका 4,000 के नीचे आ गया था, 3,800 के पास में आ गया था। यहाँ पे पैसा बना था क्या, रातों की नींद हराम हो गई थी। यहाँ से फिर इधर ये अक्टूबर 2008 में ये 2,252 तक आ गया था, 6,357 से लेके 2,252। अभी ये मैं जस्ट एक पास्ट हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बियरिश व्यू का हूँ, पर एक सावधान करना मैं उचित समझता हूँ। कितना परसेंट गिर गया ये, यहाँ पे आके ये संभल गया था। 60%
198 बार 293 डेज में ये गिर गया था। तो करीब करीब एक साल में यहाँ पे जनवरी फर्स्ट वीक ऑफ 2008 से लेके जनवरी फर्स्ट वीक या जनवरी सेकंड वीक ऑफ 2009, जनवरी एंड 9, यहाँ तक आप देखोगे तो ये 58% डाउन हो गया था। 58% अगर इंडेक्स डाउन हो गया तो आप बचे रहोगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को संभाल पाओगे? मारुति सुजुकी यहाँ पे क्या रेट था? 1200 वगैरह था। यहाँ से बाइंग शुरू हुआ था मेरा, यहाँ से 2007 में। नीचे गिरता गया, नीचे गिरता गया, नीचे गिरता गया। एवरेज बाइंग कॉस्ट मेरा 875 पे जब आया, उस समय मेरा पूरा पैसा खत्म हो गया था। बैंक बैलेंस खाली 15,000 रुपये बचा था। एवरेज करना बंद कर दिया फिर उसको। यहाँ तक कुछ तो एवरेज किया था, इधर तक एवरेज करके एवरेज कॉस्ट मेरा यहाँ से यहाँ तक का 875 आया था। यहाँ पे 475 तक वो गया था। यहाँ पे देखो आप, फोर 33 का लो बनाया था। क्या हालत हो जाएगी? आप अगर एसीसी बेच देते हो, मारुति में डालते हो, एलएनटी बेच देते हो, मारुति में डाल देते हो पैसा। लक्ष्मी मशीन वर्क बेच दिया, मारुति में डाला। सब कुछ बेच के खाली मारुति, एसीसी बेचा, मारुति में डाला। एवरेज करते करते हालत टाइट हो गई थी। तो इसलिए जो भी है अपना काम ध्यान से करो। अभी कोई बोलेगा सर उस समय का अभी तक रखते थे तो इतना हो जाता था। अरे पर उस समय जो रात की नींद हराम हो गई थी उसका क्या? वो साल भर बहुत मुश्किल से गुजरा। ठीक है, किसी का कोई और क्वेश्चन? मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सावधान कर रहा हूं। यहां से आगे जिस हिसाब से कोविड पीरियड में पैसा बना, उस हिसाब से पैसा बनना थोड़ा सा मुश्किल है। टेक्नो फंडा अप्रोच आपको अच्छी तरह से साथ दे सकता है। वहां पे भी स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, स्टॉप लॉस देने हैं, अपनी गलती माननी है, और जो चल रहा है उसको जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना राइड करना है। कई बार यहाँ पे आपका सिस्टम जो भी है उससे ज्यादा साइकोलॉजी आप पे हावी होगा, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। जब भी साइकोलॉजी हावी हो जाएगा आपके ऊपर, वहां पे एक बार का एग्जिट ले लो, मेंटल स्ट्रेस से बच जाओगे। और अगर राइड कर सकते हो तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना उसको राइड करो। चलो एंड करें। अभी करीब करीब 1 घंटा हो गया हमको डिस्कस करते हुए।
ओके सर, हर संडे को रखा करो सर, ऐसे आधा घंटा कम से कम। ठीक है, जब भी पॉसिबल होगा तब रखते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। चलो मैं अभी ये स्टॉप रिकॉर्डिंग